हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अकाउंट्स में चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन के मूल तत्व पढ़ेंगे। ठीक है, साझेदारी है क्या, साझेदारी से आशय क्या है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी वैधानिक कार्य को करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, साझेदारी कहलाता है। अब ये साझेदारी का जन्म हुआ कैसे, साझेदारी क्यों। एकल व्यापारी की कार्यकुशलता कम होती है और कहीं ना कहीं उसके पास पूंजी भी ठीक मात्रा में नहीं हो पाती है। पूंजी की कमी के कारण वो अपने हिसाब से अपने इच्छा के अनुसार अपने व्यवसाय का विकास नहीं करता। इस कारण उसको पूंजी में कमी और कार्यकुशलता में कमी के कारण वो कहीं ना कहीं किसी रूप में वो पीछे आता है। समय की मांग देखते हुए साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी यानी दो या दो से अधिक, ध्यान रखेंगे, साझेदारी यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब किसी व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, कौशल होता है, किसी व्यक्ति के पास धन होता है। जिनके पास ज्ञान और कौशल होता है, अनुभव होता है, हो सकता है उनके पास धन ना हो, और जिनके पास धन हो सकता है उनके पास ज्ञान और अनुभव ना हो, उनका कौशल ना हो। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, तो वो किसको जन्म देंगी, साझेदारी को जन्म देंगी। यानी व्यवसाय में अनुभव, ज्ञान, कौशल और धन सभी की आवश्यकता होती है। तो कोई साझेदार धन लगाएगा, कोई अपना कौशल लगाएगा, कोई अनुभव लगाएगा और कोई अपना जो भी उसको आता है ज्ञान, अनुभव, कौशल, वो सब मर्ज करके किसको जन्म देते हैं, वो साझेदारी को जन्म देते हैं। इस तरीके से साझेदारी का जन्म होता है। अब साझेदारी के जन्म के पश्चात साझेदारी कैसे बनती है। साझेदारी का एक अनुबंध होती है, ये बॉन्ड होता है जो व्यवसाय करने के पूर्व में बनती है, व्यवसाय करने के पश्चात नहीं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी वैधानिक व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होना साझेदारी कहलाता है। यदि अनुबंध पूर्व में है तो वो वैध साझेदारी के अंतर्गत आएगा, इसमें अवैधानिक साझेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, साझेदारी से आशय। ठीक, आगे हम पढ़ते हैं। और साझेदारी में कितने व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम बैंकिंग व्यवसाय को लेंगे यदि तो 10, और साझेदारी व्यवसाय को लेंगे तो हमारे 20 से अधिक साझेदार नहीं हो सकते। ये साझेदारी अधिनियम 11 के अनुसार है, वैसे वर्णित अधिनियम में अभी कहीं पर भी नहीं। आगे हम चलते हैं। साझेदारी की विशेषता, लक्षण, प्रकृति। साझेदारी है क्या, साझेदारी की विशेषता क्या है, उसके लक्षण क्या है और यदि प्रकृति, तो ये तीनों एक ही प्रश्न का उत्तर बनेंगे। ठीक है, पहला बिंदु हम देख रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। जैसा कि हमने पढ़ा था, कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक बैंकिंग व्यवसाय में 10 और साझेदारी में कम से कम अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होना अनिवार्य है, तो साझेदारी होगी। ठीक है, साझेदारी में वैध होना चाहिए और इनका आपस में मिलकर कार्य करना क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाती है। अगला बिंदु है पारस्परिक संबंध या अनुबंध। किसी भी साझेदारी में पारस्परिक संबंध और अनुबंध होना अनिवार्य। साझेदारी में यदि अनुबंध यानी बॉन्ड, यदि किसी भी शर्तों पर बंधी हुई, यानी किस रूप में हमको लाभ को बांटना है, व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो हमको उसको कैसे बांटना है, किस साझेदार का अनुपात क्या होगा लाभ का, कौन साझेदार कितनी पूंजी लाएगा, किस साझेदार का कितना दायित्व इसमें है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, पारस्परिक संबंध या अनुबंध के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी एक बॉन्ड तैयार करना, अनुबंध तैयार करना, वो किस पर होता है, शर्तों पर। यदि अनुबंध नहीं हुआ है तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। अगला देखें, वैधानिक व्यवसाय।
व्यवसाय, जो साझेदारी होती है, जो पार्टनरशिप होती है, वो लीगल होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। ऐसे कार्य जो पूर्ण रूप से कानूनी मान्यता जिनको प्राप्त है, उन्हीं को इसके अंतर्गत उनकी श्रेणी में रखा जाएगा। अवैधानिक जो कार्य होते हैं, अवैधानिक व्यवसाय होते हैं, इलीगल जो बिजनेस होते हैं, वो इसके अंतर्गत, साझेदारी के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप की मान्यता नहीं होती है। तो साझेदारी कैसी होनी चाहिए? पूर्ण रूप से वैधानिक होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाभ विभाजन। लाभ विभाजन यानी प्रॉफिट को जो हम बांटते हैं, लाभ का विभाजन, जो हम अनुबंध करेंगे साझेदारी का, उसमें पूर्व में ही निश्चित हो जाएगा कि लाभ का विभाजन किस प्रकार होगा, किस रेशियो में वो लाभ को बांट रहे हैं, उनका रेशियो क्या है, उसके अंतर्गत हम लाभ का विभाजन करेंगे। यदि उनने पूर्व में ही निश्चित कर लिया है कि हमको साझेदार में लाभ हो या हानि हो, हमको बराबर बांटना है, तो हम बराबर बांटें। यदि उन्होंने रेशियो परिवर्तित किया है, तो अब रेशियो बांटा है 1/2, 1/3, 1/3, या जो भी रेशियो उन्होंने अनुपात पहले से पूर्व में निश्चित, पूर्व में मैं बार बार बता रही हूँ, अनुबंध होना यानी पूर्व में, तो लाभ विभाजन का जो रेशियो होगा वो भी कब होगा? पूर्व में निश्चित होगा। उसी के अकॉर्डिंग लाभ का विभाजन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवसाय का संचालन। अब व्यवसाय का संचालन, मान लीजिए 4 पार्टनर A, B, C, D, राम, मोहन, सोहन, जो भी साझेदार हैं, ये व्यवसाय का संचालन करें। अब 2 जिस शहर में व्यवसाय चल रहा है वहाँ पर हैं, और 2 मान लीजिए आउट ऑफ स्टेशन है, या बाहर है, या विदेश में है, कहीं पर भी हो सकता है। तो व्यवसाय का संचालन जरूरी नहीं कि सभी साझेदारों की सहायता से किया जाए, सभी साझेदार अपने स्तर पर करें, नहीं, सभी साझेदारों की सहमति से कोई एक साझेदार भी साझेदार का संचालन, साझेदारी का संचालन कर सकता है। यानी सहमति सबकी हो, राय सबकी हो, उनकी तरफ से हामी हो, और एक साझेदार भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। ठीक है। यानी इस व्यवसाय का संचालन यानी सभी साझेदारों की तरफ से कोई एक साझेदार भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। अगला बिंदु है असीमित उत्तरदायित्व। व्यवसाय का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। असीमित यानी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यदि व्यवसाय डूब रहा है, हानि की तरफ जा रहा है, निरंतर व्यवसाय में लॉस हो रहा है, ठीक है, तो दिवालिया होते जा रहे हैं यदि साझेदार, तो जितने साझेदार बचे हैं वो व्यवसाय को बचाने का प्रयास करें। किसी कारणवश यदि सभी साझेदार दिवालिया हो गए, दिवालिया यानी उनका बेड डेब हो गए, तो वो किसी भी तरीके से जो बचा हुआ लास्ट में साझेदार है वो व्यवसाय को बचाने का प्रयास करेगा। तो इनके दायित्व असीमित होते हैं, अंत तक वो व्यवसाय को बचाने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने पढ़ा साझेदारी से आशय एवं साझेदारी की विशेषता। इसको हम कॉपी में लिखेंगे। बच्चों अभी हमने साझेदारी से आशय एवं उसकी विशेषता पढ़ी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें साझेदारी संलेख से आशय एवं साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। अब साझेदारी संलेख है क्या? साझेदारी संलेख जैसे ही साझेदारों का इस बात पर विचार होता है कि हमें साझेदारी करना है व्यवसाय में, तो उसके पश्चात एक निश्चित किया जाता है कि उसमें क्या होना चाहिए? अनुबंध होना चाहिए। तो साझेदारों के बीच अनुबंध होना ही साझेदारी संलेख कहलाता है। अब ये संलेख 2 प्रकार से हो सकता है, एक मौखिक भी हो सकता है और एक लिखित भी हो सकता है। लेकिन यदि हम कानूनी रूप से मानते हैं तो साझेदारी जो संलेख है वो कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। कानूनी द्वारा मान्यता किसको है? लिखित को है, मौखिक को नहीं। लिखित साझेदारी में साझेदारी संबंधित जितनी भी शर्तें हैं उनको लिखित रूप में शामिल किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाती है। आगे देखिए साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें यानी इनमें किन किन बातों को सम्मिलित किया गया है, कौन कौन सी बातें शामिल है। तो पहला बिंदु है फर्म का नाम, यानी साझेदारी जो संलेख तैयार होगा उनमें किन किन बातों का उल्लेख किया जाएगा। ठीक है।
फर्म का नाम। अब साझेदारी फर्म का नाम क्या हो, ठीक है, तो ऐसे नाम का चयन करना जिससे मिलता जुलता नाम, जो नाम पहले से न रखा गया, ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, साझेदारी फर्म का नाम, यानी उसका नाम, उसका जो नाम वो रख रहा है वो पहले से न रखा गया हो, ठीक है। और दूसरा, ऐसा पढ़ने में ना लगे कि उसको राज्य या केंद्र शासित उसको अनुमोदन प्राप्त हो रहा है। अगला है, यानी नाम क्या होना चाहिए, पहले से पंजीकृत नहीं होना चाहिए, वो नाम अलग से नाम होना चाहिए, नया नाम। अगला है, उससे मिलता जुलता हो सकता है। अगला है फर्म का पता। अब फर्म के पते में क्या आएगा कि व्यवसाय कहाँ से, व्यवसाय जो व्यवसायी है, जो व्यवसाय कर रहा है, वो व्यवसाय किस स्थान से हो रहा है, उसके नाम के साथ साथ उसका पता भी पंजीकृत होना चाहिए कि नाम कहाँ, नाम क्या है और उसका एड्रेस क्या है, कहाँ से वो व्यवसाय संचालित हो रहा है। अगला है फर्म का क्षेत्र। अब फर्म का क्षेत्र, कई प्रकार के क्षेत्र होते हैं, फर्म कई प्रकार से काम करती है, तो उनका क्षेत्र क्या है, स्थानीय रूप में व्यापार चल रहा है, प्रांतीय रूप में चल रहा है, राष्ट्रीय रूप में चल रहा है या अंतर्राष्ट्रीय रूप में चल रहा है, तो इसका क्षेत्र क्या है, स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, किस क्षेत्र में, तो उसका भी उल्लेख हमको साझेदारी संलेख में करना होगा। नेक्स्ट है साझेदार के नाम व पते। साझेदार के नाम व पते का भी पंजीकृत होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है, यानी अनिवार्य पंजीकृत होना आवश्यक है। अगला है नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार को व्यवसाय में यदि प्रवेश दिया जा रहा है, एडमिशन दिया जा रहा है, तो उनकी शर्तें क्या है, किस रूप में नए साझेदार को प्रवेश दिया जा रहा है, क्या वो पूंजी लेकर आ रहा है, क्या वो ख्याति लेकर आ रहा है, वो किस रूप में आ रहा है, और नया साझेदार यदि जुड़ रहा है तो उसके लाभ का अनुपात क्या होगा, वो किस रूप में कार्य करेगा, किन किन तरीके से कार्य करेगा, इसका भी उल्लेख नए साझेदार के प्रवेश पर रहता है। फिर है साझेदार की पूंजी। नया साझेदार कितनी पूंजी ला रहा है, उसकी पूंजी का रेशो क्या है, ये इसके अंतर्गत आएगा, और उस पूंजी पर ब्याज की दर क्या है, ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा कि साझेदार की पूंजी, यानी पूंजी कितनी ला रहा है और उस पर पूंजी की दर कितनी दी जा रही है, यानी ब्याज कितना दिया जा रहा है, ये सब संलेख में सम्मिलित पहले से ही होगा। अगला बिंदु है फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। अब फर्म के व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, क्या वो फुटकर व्यवसायी है, क्या वो फुटकर व्यवसायी है या थोक व्यवसायी है, ठीक है, तो यदि फुटकर व्यवसायी है तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा, और थोक व्यवसायी है तो उसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा फर्म की अवधि। फर्म की अवधि क्या है, क्या फर्म का जिस उद्देश्य से संचालन किया जा रहा है वो उद्देश्य समाप्त होने के पश्चात फर्म खत्म कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी, या फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी, तो ये जो भी उनकी शर्तें हैं वो पहले से संलेख में लिखी होंगी। अगला है पूंजी पर ब्याज। यदि साझेदार पूंजी दे रहा है तो उस पर ब्याज की दर उसको क्या दी जाएगी, इसका भी उल्लेख संलेख की बातों में पहले से ही होगा। और अंतिम है आहरण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने व्यवसाय से नगद राशि निकाली है, यदि निकाली है तो कितनी निकाली है, और उस पर आहरण की ब्याज की दर क्या होगी, इसका भी उल्लेख पूर्व में ही करना होगा। तो इस तरीके से साझेदारी संलेख से आशय एवं साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, हमको 22-23 बातें दी हुई हैं बुक में, पर हमको मात्र 10 बातें ही आपको लिखनी है। आप कोई भी 10 बातें, जरूरी नहीं यही वाली, कोई भी उससे 10 बातें जो आपको याद हो जाए उनको कॉपी में लिखेंगे और चेक करें। थैंक यू।